बात 9 मई 1957 की है। अमेरिकी वायुसेना ने लेफ्टिनेंट स्टीव को सैन फ्रांसिस्को से अलाबामा के लिए एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा। उन्हें 2 साल हो गए थे वायुसेना में पायलट के रूप में काम करते हुए, इसलिए वहां स्टीव की छवि एक हीरो के जैसा था। उनपे और उनके फ्लाइट में काफी भरोसा जताया जाता था। लॉकहीड T-33A शूटिंग स्टार 2 सीटर ट्रेनर प्लेन था। प्लेन सामान्य रूप से उड़ रहा था। लेफ्टिनेंट आसपास के खूबसूरत नजारे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन स्टीव का ये आनंद तब टेंशन में बदल गई जब उन्हें एहसास हुआ कि प्लेन में कुछ असामान्य आवाजें आ रही है। ये सुनते ही कुछ देर हुआ था कि एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण स्टीव ब्लैकआउट हो गए, लेकिन कुछ ही सेकंड में वापस होश में आ गए और देखा कि उनका विमान नियंत्रण से बाहर हो रहा था। तुरंत एक्शन लेते हुए वे प्लेन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे। प्लेन हवा में ही डगमगाने लगा और जंप लेने लगा और अंत में प्लेन का पिछला हिस्सा जलते हुए जमीन की ओर तेजी से गिरने लगा। अब स्टीव के वश में सिर्फ एक ही चीज थी कि वो इजेक्ट कर दे। उन्होंने इजेक्शन बटन दबा दिया। दबाते ही सीट के नीचे से एक तेज झटका लगा और कुछ पल में स्टीव प्लेन से बाहर पैराशूट के द्वारा हवा में थे और जमीन की ओर उतरने लगे। पीछे T-33 प्लेन हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। यहाँ पर तो लेफ्टिनेंट स्टीव बच गए, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। जहाँ उन्होंने इजेक्ट किया था वो कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि उस जगह का नाम है सियारा नेवाडा माउंटेन्स। ये पैराशूट से नेवाडा पहाड़ी के घनघोर जंगल में गिर रहे थे। स्टीव सोच रहे थे कि आखिर कैसी जगह उतरा जाए, क्योंकि चारों तरफ पेड़ थे और जमीन पर जमी हुई बर्फ थी। फाइनली वो पेड़ों के झुंड में लैंड किया। कठिन लैंडिंग के कारण उनके शरीर पर चोटें आई और 2 टखनों में मोच आ गई, लेकिन विमान दुर्घटना में बचना तो बस शुरुआत थी। अब इस जिंदगी का जंग तो यहाँ से शुरू होने वाली थी। इजेक्शन के दौरान उनके कपड़े फट गए थे। किसी भी आपदा से बचने के लिए उनके पास केवल उनका पैराशूट बचा था। यह कैलिफोर्निया में मई का महीना था और स्टीव पहाड़ों में 3500 मीटर ऊपर लैंड किया था। वहाँ वे बिल्कुल अकेले और चारों तरफ ठंड और हड्डियों में तीर की तरह घुस जाने वाली ठंडी और तेज हवाएं चल रही थी। स्टीव ठंड से किकुर रहे थे, लेकिन अब उनके वश में कुछ खास करना संभव नहीं था। उन्होंने पैराशूट में ही लिपट गए और ठंड से बचने की कोशिश करने लगे। पर इस तरह कुछ घंटे बीतने के बाद रात हो चली थी और रात में मौसम का तापमान शून्य से नीचे चला गया। अब इस स्थिति में पानी तुरंत बर्फ बन जाता है। वह बस खुद को पैराशूट में लिपटे हुए कांप रहे थे। स्टीव ये सोच रहे थे कि शायद एयरफोर्स बेस से उन्हें कोई ढूंढने के लिए प्लेन भेजा जाएगा और आस लगाए बार बार आसमान की ओर देख रहे थे कि कोई आती हुई प्लेन दिख जाए, पर नजरें कमजोर पड़ने लगी। अब वक्त था कि स्टीव को ही किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो वो मारे जाएंगे। जैसे तैसे रात कट गई और सुबह हुई। उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। जंगल से बाहर निकलने के लिए काफी प्रयास कर रहे थे, पर जंगल काफी बड़ा था। किसी को विश्वास नहीं होगा, करीब वो 2 सप्ताह तक बिना भोजन के भटकते रहे। पहाड़ों से बाहर निकलने का प्रयास करते रहे, पर सफल नहीं हो सके। स्टीव को जल्दी से अपने शहर की ओर लौटने का रास्ता खोजने की आवश्यकता थी। उन्हें अब लगने लगा था कि वे भूखे ही मर जाएंगे। कांटे और बर्फ पर चलते चलते वो काफी निराश और थक चुके थे, लेकिन कुछ दूर सामने देखा कि वहाँ एक रेंजर के केबिन है। स्टीव यह देखकर काफी खुश हुए और वहाँ गए। जाने के बाद देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उन्हें उस केबिन में हैम और बीन्स के डब्बे मिले, जिसमें कुछ बीन्स भी बचे थे। वो उसे जल्दी जल्दी निकाला और खाने लगे और कुछ देर में वो खत्म हो गया। वो इतनी तेज भूख में थे कि इतने से काम नहीं बना और इधर उधर से सामान हटाकर देखने लगे कि कहीं कुछ और खाने को मिल जाए। तो उन्हें पता है क्या मिला? उन्हें मिला मछली के कांटे, जो केबिन वालों ने खाकर छोड़ा था। स्टीव मछली के कांटे को ही खाने लगे और इधर उधर टटोलने के बाद एक पिस्तौल और एक चाकू मिली। आखिर पिस्तौल किसने छोड़ दिया था? उसने कांटों का उपयोग करके लेक से मछलियां पकड़ते और उसे ही खाना पड़ता। एक बार देखा कि एक हिरन नमक वाला चट्टान चाट रहा था। स्टीव ने पिस्तौल निकाली और सीधा उसे गोली मार दी और फिर उसके मीट को खाया। इस तरह से सरवाइव करते रहे स्टीव। इससे ही उन्हें जीवित रहने की आशा फिर से ताजा हो गई और उन्होंने पहाड़ों से बाहर निकलने के लिए अपनी संघर्ष जारी रखी। मई में सियरा का ऊंचा देश, जिसकी ऊंचाई 11,000 फीट से अधिक है और अभी भी बर्फ से ढका हुआ था, और इस वक्त नदियां और झरने अक्सर तेज बहते हैं और उन्हें पार करना खतरनाक होता है। स्टीव को भटके हुए 15 दिन हो गए थे और इतने दिनों में वे करीब 30 किलोमीटर से अधिक उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में चलते रहे। वो भूखमरी के करीब थे। एक बार वो किंग्स नदी में उतरकर पार हो रहे थे। सब ठीक था, लेकिन अचानक से एक गहराई में चले गए। वो थोड़े से घबरा गए क्योंकि उसमें पानी की धारा तेज थी। अगर कोई इंसान इस धारे को तोड़ नहीं पाया तो उसी गहरे तल में ही फंस जाएगा, और शुक्र है कि स्टीव उससे बाहर निकल गए। लेकिन यह सब तो चलो ठीक है, पर एयरफोर्स बेस पर और स्टीव के घर पर कुछ और ही चल रहा था।
यह मानते हुए कि जमे हुए सियरा नेवाडा माउंटेन में विमान दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बच सकता था, अमेरिकी वायुसेना ने स्टीव के पत्नी रीटा स्टीव को आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र भेजने का फैसला किया, लेकिन और कुछ दिन इंतजार किया। लेकिन कई सप्ताह बीतने के बाद भी लेफ्टिनेंट स्टीव का पता नहीं चल सका। अब अमेरिकी एयरफोर्स ने स्टीव के घर पर उनके मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दिया। उनकी फैमिली बहुत दुखी हुए। भला किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से अपने लोग चले जाएंगे। रीता स्टीव यह मानते हुए कि अब वह विधवा हो गई है, उसने फैसला किया कि वह अब टीचर की जॉब करेंगी और शिक्षक बनने के लिए एक स्थानीय कॉलेज में दाखिला ले लिया। और स्टीव इधर बर्फीले पहाड़ों के जंगलों में दर दर भटक रहे थे। उन्हें अब लगने लगा कि क्या मैं अपने ही ग्रह पर हूँ, क्योंकि वे कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी ही जमीन पर इस तरह से गुम हो जाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लेफ्टिनेंट स्टीव डेविड के जीवन की कहानी ऐसी थी जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब आप अंत तक देखते रहें, आपको पता चल जाएगा कि फाइनली आखिर क्या हुआ इनके साथ। सभी ने मान लिया था कि स्टीव मर गए। उनकी पत्नी को पहले ही उनका मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया गया था, लेकिन उनके विमान दुर्घटना के 53 दिन बाद स्टीव अपने फ्लाइट जूते और फटे हुए जांघिया पहने हुए ग्रेनाइट बेसिन में थे, जहां कई लोगों के एक समूह ने उन्हें देख लिया और उनसे उनके बारे में पूछा और उन्होंने सारी बातें बताई। वे स्टीव को घोड़े पर बैठाकर सियरा नेवाडा से बाहर ले गए। स्टीव काफी कमजोर हो गए थे। उनका वजन 18 किलो से ज्यादा कम हो गया था। वो जब घर आए तो घर वाले अति प्रसन्न हुए। लोगों के लिए ये एक बलिदान था जिसके कारण जनता ने उनको हीरो बताया। लेकिन स्टीव जनता के लिए हीरो से विलन में तब बदल गए जब वायुसेना ने उनके दुर्घटना स्थल का पता नहीं लगा सकी। अमेरिकी वायुसेना को संदेह हुआ कि कहीं वो प्लेन सोवियत संघ को बेच तो नहीं दिया। इसके कारण भी थे, उस वक्त सोवियत किसी भी हाल में अमेरिका के तकनीक को मात देना चाहता था। दोनों देशों में रेस मची थी। तो अब अमेरिका की जनता स्टीव को देश के गद्दार कह रही थी। अब स्टीव को यह साबित करना था कि वो गद्दार नहीं है और इसके लिए उन्हें क्रैश प्लेन का मलबा ढूंढना होगा। मौत के इतने करीब से देखने के बाद भी डेविड स्टीव अपने उड़ने के शौक को कम नहीं किया। उन्होंने एक कॉमर्शियल पायलट के रूप में काम किया और पैराशूट विमान डिजाइन किए। अब अपने खाली समय में छोटे विमानों को किराए पर लेकर उससे क्रैश हुए T-33 प्लेन का मलबा ढूंढने की सोचा। इस तरह वो कई बार उस इलाके में गए और दुर्घटना वाली जगह को ढूंढने लगे, पर वो जगह मिल ही नहीं रही थी। आखिर वो ये सोच में थे कि डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन भी सही है, फिर भी प्लेन का मलबा क्यों नहीं मिल रहा। काफी हैरान थे, और हैरान भी क्यों न हो, वो जो कई बार आए और नहीं मिला। साल 1965 आ गया। एक बार कॉमर्शियल प्लेन से निराश होकर वापस शहर जा रहे थे। रास्ते में बोइज इडाहो नाम के जगह पर फिर से विमान दुर्घटना हो गई और इस बार स्टीव हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। अब फिर से शहर में खबर फैल गई कि स्टीव का प्लेन क्रैश हो गया, पर अभी लापता वाली बात नहीं थी। अभी उनकी मृत्यु की खबर फैल चुकी थी। लेकिन अफसोस कि उन्हें जनता अभी भी गद्दार मानती थी। अमेरिकी एयरफोर्स ने भी उनको सम्मान नहीं दिया जो एक सोल्जर को मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो हीरो फिर से बन गए जब 1977 में किंग्स कैनियन नेशनल पार्क में हाइकिंग के दौरान बॉय स्काउट के एक समूह को हवाई जहाज का एक टूटा हुआ हिस्सा मिला। सीरियल नंबर लापता T-33 से मेल खाता था जिसे स्टीव ने उड़ाया था। अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार स्टीव को इस कलंक से छुटकारा दे दी गई, पर काफी देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।